अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुसूसी प्रोग्राम मुकदमा में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज हम एक ऐसे मौजू पर नहीं बल्कि एक ऐसे मसले पर बात कर रहे हैं जिसको पसे पुश डाल दिया गया है, पीछे कर दिया गया है, इसलिए कि हमारी मीडिया के पास लोगों में नफरत पैदा करने वाले इश्यूज तो यकीनन बहुत हैं, लेकिन हम भारतीयों की जो असल मसाइल हैं, जो तकलीफ़ें हैं, इस पर जोरदार बहस करना, लोगों को इनके हुकूक से वाकिफ कराना या इनके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर आवाज़ उठाना, शायद हम समझते हैं कि इनको इतना पसंद नहीं। बहरहाल, हम आज कोरोना वायरस से बने हुए एक तबाहकुन वक्त से यकीनन गुजर रहे हैं। इस बहरान में हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स की कदर करने, इनकी खिदमात को तहनीत पेश करने, इनको सलाम करने के लिए बार बार हम वतनों को तलकीन करते हैं, जोर देते हैं। लेकिन यकीनन कोरोना वायरस की वबा के दौरान हमें डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स, हेल्थ वर्कर्स की इंसानी मुआशरे में कितनी अहमियत है और कितनी अहमियत वाक़तन होनी चाहिए, इसका एहसास आज के वक्त ने हमको यकीनन दिलाया है। शायद अगर हम में ये एहसास होता तो हम इसी शोबे सेहत से ताल्लुक़ रखने वाले उन हज़ारों फार्मासिस्ट और फार्मेसी की तालीम हासिल करने वालों के कैरियर को दाव पर नहीं लगाते, जिसने हमारे हज़ारों ऐसे फार्मासिस्ट को कई बरसों तक इनके हक़ से महरूम रखा, जो आज कोरोना के बहरान से निपटने में हमारी मदद ज़रूर कर सकते थे। इन्हीं में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 5000 से ज़्यादा ऐसे फार्मासिस्ट हैं जिनको अपने हक़ के हासिल करने के लिए कई बरस लग गए। जिस मसले पर हम बात कर रहे हैं आज, इस पर बिलखुसूस तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों की खुसूसी तवज्जो दरकार है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे मौजूद मेहमान हैं, जिनमें दिल्ली के एक जहतकार हैं, RTI जहतकार विनय कुमार भारती साहब, और हैदराबाद से डॉक्टर रेशमा बेगम फार्मासिस्ट, अस्मा बेगम फार्मासिस्ट, इरफान अंसारी, और करनूल से फार्मासिस्ट मोहम्मद नदीम। ये आज के हमारे मौजूद मेहमान हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं लाइव। मैं तमाम मेहमानों का इस खुसूसी प्रोग्राम में इस्तकबाल करता हूं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी ने वक्त दिया। नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं और मसला क्या है इसको जानें, एक छोटी सी रिपोर्ट मुलाहिजा करें, इसके बाद हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर रेशमा बेगम, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी फार्मा डी, मोहम्मद इरफान अंसारी M फार्मेसी, मोहम्मद नदीम B फार्मेसी, महेंद्र कुमार और इन जैसे दीगर ऐसे तकरीबन 30 तलबा जिन्होंने साइंस के मजमून में 10+2 वोकेशनल कोर्स किए थे। ब्रिज कोर्सेज के जरिए इन तलबा ने D फार्मेसी, B फार्मेसी, M फार्मेसी, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, फार्मेसी D जैसे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर्स डिग्रियां अपनी पूरी मेहनत, जुस्तजू और तमाम तालीमी तकाज़ों की तकमील करते हुए हासिल की थीं। फार्मेसी के शोबे में आला तालीम हासिल करने वाले इन तलबा की बड़ी तादाद मीडियम क्लास फैमिलीज से ताल्लुक़ रखते हैं। तालीम की हुसूल याबी के दौरान उन्होंने पहले ही कई एक मुश्किलात उठाई थीं, लेकिन उन्होंने अपने मुस्तकबिल को संवारने, अपने घरों की जिम्मेदारियां अदा करने के लिए कभी हालात से हार नहीं मानी और अपनी तालीम को मुकम्मल किया। लेकिन वक्त के इन तलबा की मशक्क़तों और मेहनतों को उस वक्त शदीद धक्का पहुंचा जब तेलंगाना स्टेट काउंसिल, यहाँ तक कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली ने तक इन फार्मासिस्ट तलबा को बहैसियत फार्मासिस्ट रजिस्टर करने से इनकार कर दिया। साल 2007 में 5000 से ज़ायद फार्मेसी डिग्रियां रखने वाले तलबा को बहैसियत फार्मासिस्ट रजिस्टर करने से इनकार किया गया। इनमें तकरीबन 70 तलबा ने स्टेट काउंसिल से रुजू किया। हाई कोर्ट के जजमेंट्स, कई एक तालीमी इदारों के मुस्तनद इजाज़तनामे, सब कुछ पेश किए, लेकिन इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी गई। काउंसिल्स की इस अदम तवज्जो के बाद डॉक्टर रेशमा, मोहम्मद इरफान, नदीम, महेंदर, इब्राहिम, मुदस्सिर, किशन, अजय के बशमूल 10 से ज़ायद फार्मा डिग्री होल्डर्स ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से 26 अगस्त 2019 में खुद को रुजू किया। दिल्ली की विनय कुमार भारती की रहनुमाई और मदद के साथ इन तलबा ने अपने हक के लिए जिद्दोजहद को जारी रखा।
आखिरकार 17 फरवरी 2020 में पीसीआई दिल्ली ने एक नोटिस जारी करते हुए एपी और तेलंगाना की फार्मेसी काउंसिल्स को हिदायत जारी की कि वो मुतासरा फार्मेसी डिग्री होल्डर्स की बहैसियत फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन करें। लेकिन पीसीआई ने यह हुक्मनामा मुस्तकिल तौर पर जारी नहीं किया, बल्कि इसको वन टाइम नोटिस के तौर पर जुज़ू वक्ती जारी किया गया। साल 2020 5 जून को पीसीआई की जानिब से इन्हें लाइसेंस जारी किए गए। अपनी तालीम की तकमील के कई बरस तक इन फार्मासिस्ट को इनका हक बर वक्त नहीं मिल पाया। इन्हें उसी वक्त रजिस्टर्ड किया जाता तो आज इन होनहार फार्मा प्रोफेशनल्स के कैरियर के कई बरस ज़ाय न होती। इन मुतासरीन में अस्मा बेगम भी फार्मासिस्ट भी हैं जो जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, लेकिन इस होनहार तालिबा को भी अपनी प्रोफेशनल तालीम की तकमील और कामयाबी के बावजूद फार्मासिस्ट कहलाने के लिए कई बरस का इंतजार करना पड़ा। तेलंगाना और आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले इन फार्मासिस्ट के मुताबिक उन्होंने अपनी डिग्रियां, मास्टर डिग्रियां हासिल करने के बाद भी कई बरस तक अपने हक से वो महरूम रहे। अस्मा बेगम का कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो इनसे इंसाफ करे और इन्हें कंपनसेशन अदा करे। Assalamu alaikum. Myself Asma Begum. I have completed degree in Bachelor of Pharmacy through the convener quota in the year of 2015. After the completion of 10+2 vocational with bridge course, I belong to the middle class and I am a handicapped person. I suffered a lot of mental agony, stress, no job opportunity without license. I struggled 4.5 years to register my name as a pharmacist. So my request to authorized body to pay compensation for my spoiled career. Thank you. मोहम्मद नदीम कहते हैं कि इनकी जिंदगी के 10 बरस की तवानाई, ताकत और जो वक्त ज़ाय हुआ है, इसको इन्हें कौन लौटाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। मैं एक फार्मेसी ग्रेजुएट हूँ। जो हमें मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में हमें वोकेशनल विद ब्रिज कोर्स कराया गया था इंटरमीडिएट में, उस चीज़ से हमने फार्मेसी किया था। डिग्री में बी फार्मेसी, एम फार्मेसी जो भी हम किए थे, तो हमें आंध्र प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ने हमें रुका दिया था, रजिस्ट्रेशन नहीं दिया था। तो हम उस लड़ाई को मुसलसल 10 साल से लड़ रहे थे, वो जाकर आज कामयाब हुई है और हमें रजिस्ट्रेशन मिला है। मैं, रेशमा बेगम और मोहम्मद इरफान अंसारी जाकर दिल्ली से और कई साथियों के साथ हम दिल्ली पहुँचे और हमने उनसे राब्ता किया और हमने ऑर्डर लेके आए, तो हमें मिल चुका रजिस्ट्रेशन। मगर हमारा सवाल ये है कि हम जो 10 साल से लड़ चुके, हमारी जो ज़िंदगी, हमने जो वक्त, हमारी जो ताकत क़ुव्वत हमने जो दिया, उसे कौन लौटाएगा? ये सवाल हमारा है हुकूमत से। हम उम्मीद करते हैं कि फ्यूचर में ऐसे कोई रुकावटें नहीं आएंगी, क्योंकि स्टूडेंट होते हैं, इस देश का मुस्तकबिल होते हैं स्टूडेंट, तो वो कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अपने देश के लिए, कैसे हम सुपर पावर बनेंगे, कैसे हम अभी हमें रजिस्ट्रेशन ग्रांट नहीं था। रिसेंटली हम कोविड-19 जैसे एक ख़तरनाक मरहले से हम गुज़रे हुए हैं, तो अगर हमें रजिस्ट्रेशन होता तो हम कुछ ना कुछ, हमारे जो इल्म हमारे पास था, तो हम उस पर कुछ वर्क कर सकते थे। मगर हमें अफसोस है कि हम कुछ नहीं कर पाए। मगर इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हम बहुत कुछ करने की ताकत और क़ुव्वत रखते हैं और करते हैं। जिस ताल्लुक़ से हमें जो भी हमारी मदद किए हैं, स्पेशली विनय कुमार भारती जो दिल्ली से हैं, और दीगर अफराद स्टूडेंट हमारे साथी जिन्होंने हमारा ताउन किया, और सब हम उनका तहे दिल से शुक्रगुज़ार करते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। जज़ाकल्लाह। डॉक्टर रेशमा कहती हैं कि अगर कोई भी अपने मकसद के हुसूल के लिए मेहनत करता है तो इसको इसमें कामयाबी मिलती है, लेकिन उन्होंने तलबा को मशवरा दिया कि वो वोकेशनल कोर्सेज के जरिए फार्मेसी में अपना कैरियर बनाने की कोशिश न करें, इसलिए कि तेलंगाना और आंध्रा हुकूमतें बदकिस्मती से ताहाल इन कोर्सेज को पीसीआई से मंजूर नहीं करवाए हैं। Assalamu alaikum. Myself Dr. Reshma Begum, daughter of Muhammad Shakil. Why I am here today is to inform you all that from 2007, the State Pharmacy Council of India has rejected the registration of pharmacy graduates who have successfully completed their pharmacy degrees from approved colleges, giving the reason that they have opted the vocational course at intermediate level from science stream
which is already approved for Kerala state. Now they have made us to suffer from 2007 till 2020. Basically, we went to the n number of officials, n number of offices, and even we got the High Court judgment which is in the favor of students in 2011, in 2014, and as well as in 2017. But all these officials have not responded to those judgment as well. Even they made us suffer more. So we the students have decided to approach Delhi PCI, and we all went to Delhi PCI in the month of August 2019. From there, we approached Delhi PCI, and Delhi PCI have looked into the concern from that day, and finally they have released one-time approval for the state pharmacy councils, both AP and Telangana, on 17 February 2020, and finally we got our result, and in the form of license we got it on 5th June 2020. Now I want to tell you that if you work hard with honesty, and if you study with honesty, you will achieve your goal and you will succeed at any cost. But my message to all the parents and the students who are pursuing vocational courses, please don't opt as a future studies, as a future profession for pharmacy, because our state have not approached the Delhi PCI for its approval for admission and registration purpose. Thank you all of you. मोहम्मद इरफान अंसारी हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत को चाहिए कि वो न सिर्फ इन तलबा को कंपनसेशन अदा करे, बल्कि तेलंगाना स्टेट फार्मेसी काउंसिल में इन्हें मुलाजिमतें फराहम की जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। I am Muhammad Irfan Ansari, son of Muhammad Raziuddin Ansari. I belong to a middle class family. I have completed my intermediate through vocational bridge course. Then I have taken admission in B Pharmacy through MSET and convener quota. Alhamdulillah, I passed my B Pharmacy in 2012. Then I approached the Telangana Pharmacy Council to register my name as a pharmacist. They have denied to register my name as a pharmacist. So I knocked the door of High Court. I have spent lot of money on lawyers. Then finally I got justice from High Court to register my name as a pharmacist. Again I approached the Telangana Pharmacy Council to register my name as a pharmacist. Again they denied. So we few people personally plan to visit central body of Pharmacy Council. So we plan and personally visit to Pharmacy Council, Central Pharmacy Council, and take an order from them, and we have convinced them. And finally, Alhamdulillah, in June 2020, we got our registration. That is our right. We have struggled a lot for our right registration. We have gone through a mentally agony. We have gone through a mentally pressure. We have lost our young earnings, lot of money in court cases. So we strongly demand for compensation and government job in State Telangana Pharmacy Council. Thank you very much. Kindly help us. न सिर्फ यही फार्मासिस्ट बल्कि इनके जैसे सैकड़ों हजारों फार्मासिस्ट का तेलंगाना और आंध्रा की हुकूमतों से सवाल यही है कि आखिर इनका क्या कसूर था कि इनके कैरियर के कई बरस इनसे छीन लिए गए। हुकूमतों को चाहिए कि वो इन तमाम फार्मासिस्ट के साथ इंसाफ करे, इस बात को वाज़ेह करे कि इंटरमीडिएट वोकेशनल ब्रिज कोर्सेज से फार्मेसी में आला तालीम हासिल करने वालों का अगर रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया जाएगा तो फिर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये कोर्सेज किस बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है तो फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कर रहे हैं? तेलंगाना और आंध्रा की सरकारें आखिर क्यों फार्मेसी के इन तलबा के देरीना मसले को तात्तुल से दो चार रखी हुई हैं? तेलंगाना और आंध्रा हुकूमतों को चाहिए कि वो एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार करें, इसलिए कि इन सरकारों की बदहिसी, लापरवाही, बदनज़मी और अदम तवज्जो के नतीजे में हर बरस हजारों फार्मेसी तलबा के कैरियर तबाह हो रहे हैं। अपने हक के लिए जिद्दोजहद करने वाले इन तलबा का तेलंगाना और आंध्रा की हुकूमतों से यही मुतालिबा है कि जिस तरह इन्हें तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ी, इसी तरह तेलंगाना और आंध्रा के मजीद हजारों नौजवानों का कैरियर बर्बाद न किया जाए। हैदराबाद से सैयद बाखर की खुसूसी रिपोर्ट 4 TV न्यूज़ के लिए।
तो नाज़रीन, अभी आपने रिपोर्ट देखी, अब हम अपनी बातचीत की तरफ बढ़ते हैं और इसका आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर रेशमा आपसे जानना चाहूँगा, वाक़ईतन हमारे नाजरीन भी जान लें, वैसे हमने जो रिपोर्ट दी थी उसमें सरसरी तौर पर मालूम हुआ कि किस तरह की सूरत हाल से आप सभी गुजरे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि वाक़ईतन ये जो वोकेशनल कोर्स या ब्रिज कोर्स करने के बाद जिन्होंने फार्मेसी की, इनको किस तरह के मसाइल का सामना रहा और एक्चुअल वजूहात क्या रही? जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, फिर दीगर मेहमानों की तरफ भी जरूर जाऊंगा। जी, अस्सलामुअलैकुम, मैं रेशमा वालेकुम सलाम, हैदराबाद से। सर, असल में ये ब्रिज कोर्स होता है वोकेशनल बच्चों को जो इंटरमीडिएट 10+2 पास कर चुके होते हैं, जी, जो मेडिकल प्रोफेशन से रहते हैं, उनको एक ब्रिज कोर्स दिया जाता है जिसके तहत वो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला ले सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। जी, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने ये कोर्स को अपने दिल्ली पीसीआई से इसको एलिजिबल नहीं करवाया। लेकिन लगातार बच्चे हर साल पढ़ रहे थे और हर साल एडमिशन ले रहे थे, हर साल पास हो रहे थे वो लोग। जी, यहाँ से मतलब कौन से स्टेट्स की बात कर रहे हैं आप? यहाँ से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। आंध्रा और तेलंगाना, जी ठीक, ये 2 स्टेट से। ये सेम कोर्स केरला के स्टूडेंट्स भी कर रहे थे, लेकिन केरला वालों ने अपना मुद्दा उठाया, वो दिल्ली पीसीआई को अप्रोच करे और वो दिल्ली पीसीआई से अपना काम करवा लिए और उन्होंने उसका अप्रूवल ले लिया ताकि ये सेम कोर्स के बच्चे, वोकेशनल प्लस ब्रिज कोर्स के बच्चे अपना एडमिशन ले और उसका रजिस्ट्रेशन करवाए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्रीज। जी, हमारे स्टेट में कोई ऐसा कोई मतलब मरहला उठाए ना ही, इतना स्ट्रगल करने के बाद बच्चों का कोई सफरिंग को कोई इंटरेस्ट नहीं दिए और ना ही वो लोग कोई एक स्टेप लिए ताकि ये बच्चों की सफरिंग को कम की जाए। जी ठीक है, मैं हमने जी जरूर कंटिन्यू करें। जी, हाँ, हमने इतना स्ट्रगल किया, हमने 2014 से, एक्चुअली ये फाइट तो 2007 से चल रही थी। जैसे मैंने अपना कोर्स कंप्लीट किया 2014 में, हमने ये लड़ाई को ज्वाइन कर लिया और हम हर ऑफिस गए सर, हर मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से लेटर लिया हमने, हर किसी से, इवन हाई कोर्ट के जजमेंट भी लेकर आए हम लोग। लेकिन हमारे रिक्वेस्ट को, हमारे स्ट्रगल को कोई इतना सीरियस नहीं लिए सर। जी, ये सूरत हाल हुई। हम लोग दिल्ली गए, वहां पर हमारी मुलाकात विनय भारती सर से हुई, जिसकी वजह से आज हम लोग इस काबिल है कि हम लोग फार्मासिस्ट या फिर डॉक्टर कहला सके आफ्टर कंप्लीशन ऑफ डिग्री। मैं आपसे इरफान साहब आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा सा आपका इंट्रोडक्शन हो और फिर साथ ही साथ किस तरह के मसाइल और वाक़ईतन एक जब कोई तालीम हासिल करता है, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करता है तो उसका कोई एक ख्वाब होता है, तो आपने भी यकीनन किया, लेकिन इसके साथ साथ आपने क्या उम्मीद की थी और किस तरह का प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा और आप इसको मतलब किसको जिम्मेदार आप जो है इस हवाले से समझ रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस की? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरफान अंसारी जी, मैं हैदराबाद से मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं सर। जी जी, ये मैं एक मेरा एम था कि मैं मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मेरा एमएलटी कंप्लीट होने के बाद मैं बीफार्म करूं। उसके बाद मैंने एमसेट कोटा थ्रू कन्वेनर कोटे में अपना एडमिशन लिया। उसके बाद मैं जब बीफार्म कंप्लीट करके रजिस्ट्रेशन के लिए गया तो वहां से तो मतलब रजिस्ट्रेशन ना मिलने की वजह से कई 2 साल तक मैं जॉबलेस रहा। तो बहुत सारी स्ट्रगल हुआ और उसके बाद मैंने एमकॉम भी कंप्लीट कर लिया 2014 में। फिर उसके बाद ये सिलसिला जारी रहा, जहां भी जाओ रजिस्ट्रेशन का मांग थी, तो उसकी वजह से बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो मैं अपने जब अपने पाँव पे ठहरने के काबिल हुआ और जब मैं चाहा कि मैं कुछ अपने पेरेंट्स के लिए कर सकूं, वो सूरत हाल में मेरे को हर जगह जॉब से मतलब जॉबलेस रहना पड़ा। जी जी, तो इसका मेनली बिलखुसूस इसके जिम्मेदारान है जैसा कि JNTU और बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, मेनली हमारा फार्मेसी काउंसिल दिल्ली जी, जो हमारे कोर्स को मतलब यहाँ रजिस्टर्ड नहीं, मतलब अप्रूव नहीं किया लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं, मैंने जितना भी स्टडी किया, जो भी देखा, तो उसमें यही है कि जो है सेंटर स्टेट पर डाल रहा है और स्टेट जो है सेंटर पर डाल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल
जब हम मतलब स्टेट से अप्रोच हुए, उन्होंने बोले मतलब वहां से एक मिला के आप सेंट्रल से अप्रूव कराइए। जब हमने सेंट्रल को कॉल किया, कंटिन्यूस हम लोग टच में थे सेंट्रल से भी। फिर सेंट्रल से भी मतलब उन्होंने बोल रहे हैं हमारे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपके स्टेट से कंफर्म कर लीजिए आप लोग। हम लोग को स्टेट से कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि मतलब कुछ आपका मुद्दा ही नहीं है, यहाँ तक आया ही नहीं हमारे पास आपका मुद्दा जो भी है। ठीक है अस्मा, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने भी जो है मेहनत की, मशक्क़त की और उसके बाद जो है आपने भी जो है अपनी तालीम मुकम्मल की, एम फार्मेसी आपने किया, किस तरह के हालात से आप गुजरी हैं आप बेहतर जानती हैं, तो हमारे नाजरीन भी जान लें। इसके बाद फिर इसके साथ साथ आपने क्या कुछ सोचा था, लेकिन उसके बाद एक ब्रेक जब लगता है तो यकीनन किस तरह की सिचुएशन से कोई एक तालिब इल्म, स्टूडेंट या फिर कोई अपने कैरियर को बनाने वाला क्या उस पर क्या गुजरती है वो बेहतर जानता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आप भी थोड़ा शेयर करें कि किस तरह के हालात से आप गुजरें, उसके बाद मैं दीगर मेहमानों की तरफ भी जाऊँगा। जी अस्मा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम अस्मा बेगम है, मैं एक तेलंगाना नेटिव हूँ, ताल्लुक तेलंगाना से रखती हूँ और एक मैं हैंडीकैप पर्सन हूँ। जी जी। बावजूद हैंडीकैप होने के अलावा भी मुझे जो सीट मिला गया था आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ ब्रिज कोर्स, वोकेशनल प्लस ब्रिज कोर्स, वो भी था कन्वेनर के थ्रू। ओवरऑल पूरा गवर्नमेंट के वेरिफिकेशन के बाद ही मुझे सीट मिला। आफ्टर कंप्लीटिंग 4 साल के कंप्लीट होने के बाद तब बोलते कि हमें रजिस्ट्रेशन हमें अप्रूव नहीं किया जा रहा है। तब क्या गुजरती है जो एक 4 साल की मुशक्कत पढ़ाई के बाद, और एक तो एक मेरा ऑपरेशन सेकेंड ईयर फार्मेसी के सेकेंड ईयर के दौरान हुआ। उस दौरान में मैंने अपने पैर का प्लास्टर लगाते हुए एग्जाम को दिया है। एक भी एग्जाम मिस ना होते हुए भी मैं पूरा पढ़ा है जी। इसीलिए ये मुझे एक हासिल करना था, मुझे एक जुनून था मेरे इसमें, ताकि मैं भी एक कुछ सोशल सर्विस कर सकूं। मेरे लिए भी एक बी फार्म करना एक मेरे लिए एक जुनूनी अहमियत थी कि मुझे करना है। तब मैं उस हालात में भी नहीं रुकती। तब मेरे 4 साल कंप्लीट होने के बावजूद ये लोग मुझे बोलते हैं कि आप लोग को अप्रूव नहीं किया जा रहा है, तो इस समय मेरे पे क्या बीती होगी। जब मेरे पेरेंट्स मेरे लिए ले जाना लाना सब क्या करते थे जी, तब उनके ऊपर क्या बीता होगा। यकीन उसके दौरान 4 साल के बावजूद भी मैंने बी फार्म करना छोड़ा नहीं। आगे फिर मैं वही प्रोफेशनल को लेके मैंने मास्टर्स किया जी, जैसे कि फार्मेसी में मास्टर्स किया, स्पेशलाइजेशन, ताकि ये इम्प्रूवमेंट लाना है मुझे। भाई आफ्टर पूरे जो भी गवर्नमेंट के हर चीज वेरीफाई होने के बावजूद ये क्या कर रहे काम। हाँ चलो कोई एक प्राइवेट सीट खरीदा है या कोई प्राइवेट स्टडी कर रहे तो कोई अलग बात है। मैंने तो पूरा कन्वेनर वेरीफाई कराते हुए पढ़ा है एंड स्पेशल कोड था हैंडीकैप, फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वेनर, उसके बाद हैंडीकैप के लिए तो सीट अवेलेबल रहती। अगर उनको रुकाना था या अप्रूवल नहीं देना था तो वो वहाँ रोक सकते थे हमें, ताकि हम कोई और फर्दर स्टडीज दूसरी जगह कर सके, ताकि बीएससी और कोई सब्जेक्ट से कर सके। ये करने के बावजूद मेरे पर इतनी मेंटल स्ट्रेस पड़ गई, जितना कि मैंने एक ऑपरेशन होने के बाद नहीं लिया, जितना मैंने बी फार्म कंप्लीट करने के बाद मेरा इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। तो मेरे लिए इसके लिए संभलना बहुत ही मुश्किल था। ये सब चीज का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बॉडी है जो ये सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। दे हैव टू क्लैरिफाई दिस। उन लोग को समझना चाहिए ये सब को क्या करना है क्या नहीं करना है। They have to decide earlier only. Exactly. ऐसे कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इतनी मुशक्कत इतनी मेहनत के बाद पढ़ाई करने के बाद जब उन पे ये बीतती है, कोई ऐसे स्टूडेंट्स भी, ऐसा अल्लाह ना करे किसी के साथ हो जाए, लेकिन कोई सुसाइडल अटेम्प्ट कर ले सकते हैं। इतनी प्राइवेट पढ़ाई करने के बावजूद भी ये नहीं मिल रहा है, वो तो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं सर। Who will be the responsible? Exactly. आपको ये मैं जी ये मैं बोलना चाहूंगी कि इसके जो भी जिम्मेदार है सिर्फ और सिर्फ ऑथराइज बॉडी है। ऑथराइज बॉडी, यकीनन मैं आपको सलाम है, आपने इतनी तकलीफ़ों के साथ, इतनी मुश्किलात के साथ जिस तरह से अपने जो है मिशन को जारी रखा, और फिर इस दरमियान हम क्या कहें, मतलब हमारे अगर हुकूमती सतह पर देखें तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। नाज़रीन यहाँ पर सोचने वाली बात है कि किस तरह के इश्यूज़ और किस तरह के मामलात हैं। आज हम ऐसे
उन स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, मतलब उस वक्त के अपने, इन्होंने यकीनन वक्त गुजार दिया, किसी के 4 साल, किसी के 7 साल, तो जो है हम कहेंगे किसी के 13 साल। तो इस तरह का जो एक कैरियर का एक बड़ा कीमती वक्त होता है, और वो जो है हम कह सकते हैं कि एक तबाह ताराश कर दिया जाए तो उन पर क्या बीतती होगी। तो ये इस तरह के मसाइल हमारे समाज में मौजूद हैं, और फिर क्या वो वजूहात हैं कि हुकूमतें इनको हल नहीं करती। अगर यहाँ पर सवाल ये उठता है, मैं नदीम साहब आपसे ज़रूर सवाल करूँगा कि वो क्या वजूहात हैं। पहले तो आपने सारा कुछ ऑथराइजेशन था, जिस तरह से अभी अस्मा ने कहा कि सब कुछ सारा जो मेयार मुकम्मल करना है वो इन्होंने कंप्लीट किया, इसके बावजूद जो है इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होता, या फिर दीगर जिस तरह से आप सभी हैं या फिर और जितनों ने भी किया था उन सब के जो है रजिस्ट्रेशन नहीं किए जाते हैं। तो इसकी बुनियादी वजह क्या है, यहाँ पर किस तरह का मतलब कमी पाई जा रही है, जवाबदेही का मामला क्या है, अगर हम इसको आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर देखें तो मामला क्या है? जी नदीम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नदीम है, मैं एक बी फार्मेसी स्टूडेंट हूँ जी। मैंने 2012 में मेरा बी फार्मेसी कंप्लीट किया है, और मैं आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है मुझे। 8 साल हो चुके हैं। सर, जैसा कि मेरे काबिल दोस्तों ने बताया, अभी मैं थोड़ी सी 1-2 मिनट में आपको अच्छा, आपने कहा अभी तक नहीं मिला, लेकिन जिस तरह से वन टाइम नोटिस या जो जारी की गई, उस हवाले से आपका क्या कहना है? सर, वो हवाला दिल्ली काउंसिल ने दोनों स्टेट्स को दिया है, तेलंगाना को और आंध्र प्रदेश को। तेलंगाना ने उस पर हल्फ उठाया है और उन्होंने रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया है बच्चों को, थोड़े बच्चों को। आंध्र प्रदेश ने अभी तक कोई उस पर कोई कदम नहीं उठाया सर। वो अच्छा। मीटिंग जनवरी में वो ऑर्डर रिलीज हुआ है, और आज तक 5 महीने हो चुके हैं। वैसे तो हम कोरोना जैसी महामारी से हम वो मतलब बड़ी परेशानी से हम गुजर रहे हैं। तो जैसा आपने भी बताया सर, मैं ये मेरी काबिल दोस्त रेशमा ने बताया उनकी शुरुआती तकरीर में जी कि केरला स्टेट को इन्होंने अप्रूवल दे दिया। आप सोचिए सर, पहला स्टेट जो इंडिया में था जिसने कोरोना से फाइट किया सब में ज्यादा, वो केरला था। तो केरला हेल्थ सेक्टर में बहुत फास्ट है सर। वो क्यों हमारा स्टेट क्यों पीछे है सर? जैसा आप मुझसे सवाल कर रहे हैं कि ऐसा पीछे रहने की वजह क्या है, सर मैं यही बता रहा हूँ, जो हुक्मरान हैं, जो बैठे हुए, जो पावर्स वेस्ट करके बैठे हुए हैं, पावर्स लेके, जिनका काम है काम करना, वो काम नहीं कर रहे हैं सर। आप सोचिए सर, 8 साल से हम आंध्र प्रदेश में हैं, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे, चाहे तो ये इनकी जिम्मेदारी होती है कि ये लोग हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करें, जिनको हम टैक्स पे करते हैं सर। ये स्टेट्स को हम टैक्स पे करते हैं, हम यहाँ पर रहते हैं, हम यहाँ से कुछ हुकूमत से कुछ मुतालबा करते हैं, कुछ अच्छी हमारी कुछ मदद करेंगे, हम ये रखते हैं। मगर ये इन्होंने कोई मदद नहीं की है सर, हमारी आज तक नहीं की है। हमारी मदद करने वाले एक शख्स जो दिल्ली से हैं, जिनका हमें कोई कुछ लेना देना नहीं है सर, ना हम उनको कभी जानते थे पहले। जिस वक्त हम उनको कॉल किए कि हमने सुना है कि ये परेशानी है सर हमारी, वो उनका नाम है विनय कुमार भारती जी, जो कि फार्मेसी एक्टिविस्ट हैं, जो कि फार्मासिस्ट हैं, जो डेडिकेटेड फार्मासिस्ट हैं, मैं कहता हूँ सर। उन्होंने जैसा ही हमारा प्रॉब्लम सुना तो उन्होंने हल्फ उठाया कि कोई बात नहीं, आप दिल्ली आओ, आपका रिप्रेजेंटेशन दो, हम आपके साथ हैं, हम आपका काम करवाएं। सर, उनको क्या लेना देना था हमसे? ना वो कुछ सैलरी पे काम करते। सर, बताना ये चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग जो जज्बा रखते हैं, ऐसे लोगों को पावर में नहीं है सर। वो लोग पावर में है जो लोग काम नहीं करते, वो लोग पावर में है जो बहाना ढूंढते हैं जैसा कैसे हम काम को आगे बढ़ाते जाएं। देखिए सर, एक छोटा सा काम है, 8 साल हो चुके हैं, छोटा सा काम, कईयों के 10 साल हो चुके हैं, कईयों के 12 साल हो चुके हैं। वो लोगों का मतलब इतना सारा टाइम वो कौन लौटाएंगे अभी? एग्जैक्ट। अच्छा, अब भी जो सूरत हाल है वो क्या है? दोस्त हैं मेरे, कई दोस्त हैं जिन्होंने कर्जा लेकर पढ़ा है सर, बैंक से लोन लिया है, एजुकेशन लोन्स लिया है। सर, उनपे क्या बीती होगी आप सोचिए। 8 साल हो चुके हैं, मजबूर है सर वो। कोई लेबर जॉब कर रहा है, कोई कुछ जॉब कर रहा है, कोई किराने की दुकान पे जॉब कर रहा है, वो मजबूर है। उनका जो नॉलेज है फार्मेसी में, वो कोरोना में हमको बहुत मुफीद साबित हो सकता था। अच्छा नदीम भाई, ये यहाँ पर ये जानना चाहूंगा कि आखिर तेलंगाना या आंध्र प्रदेश की हुकूमतें ये इसको अगर अप्रूव कराना है तो ये कराने में इनको मुश्किल क्या पेश आ रही है? क्या वजूहात नजर आ रही है? क्यों मतलब इसको जो है वो अप्रूव नहीं करवाना चाहते? क्या कोई लॉजिस्टिक कोई रुकावट है?
सर मैं नहीं समझता हूँ कि कोई रुकावट है सर, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट का है जी। बस उनको एक इंटीमेशन करना है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को कि इस कोर्स को अप्रूव कीजिए जी, बस। क्योंकि जो इंटरमीडिएट जो एजुकेशन जो मैटर है इट कम्स अंडर स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे जो मैटर्स हैं ये 3 लिस्ट में डिवाइडेड है, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। तो ये जो मैटर ये स्टेट डिसाइड करेगा सर, क्योंकि अभी बाईपीसी, जनरल बाईपीसी और एमपीसी को किसने डिजाइन किया? वही बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट है। वही बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट जो आंध्र प्रदेश का था। जब सर ये बात है ये मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की है, जब एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था तो उस वक्त में ये कोर्सेज डिजाइन हुए हैं, उस वक्त में ये जीओस पास हुए हैं, उस वक्त में हमें ये बताया गया था कि आप कोर्स कीजिए, आप ये कोर्स कर सकते हैं। मगर जैसे ही हमारे कोर्सेज कंप्लीट हुए तो हमें दिल्ली से हम जब फार्मेसी स्टेट के फार्मेसी काउंसिल पे पहुंचे, ये एपी फार्मेसी काउंसिल है जो कि नामपल्ली में मौजूद था उस वक्त में, जैसे ही हम वहां पर पहुंचे तो हमें ये बताया गया कि आप अप्रूव्ड नहीं है। हालांकि उससे पहले वहां पर मेरे चंद सीनियर्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके थे जो कि फार्मेसी विद ब्रिज कोर्स थे जी, मगर बीच में ना कोई पोला नागराजू करके जो रजिस्ट्रार थे उन्होंने इस चीज को स्टे लगाया ताकि रोक दिया। कहा कि मैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया जो कि एपेक्स बॉडी है दिल्ली की सेंट्रल बॉडी, हम उनसे सजेशन मांग रहे हैं। तो उन्होंने अपने सजेशन लेटर में वाइट लेटर उन्होंने ये बताया कि ये कोर्सेज अप्रूव्ड नहीं है। अच्छा, उस बिना पर हमें ये रोक दिया गया, हमारा रजिस्ट्रेशन रोक दिया गया। अच्छा, ये पहले क्यों नहीं किया गया? सवाल यहाँ पर सबसे बुनियादी तौर पर ये है कि आप जब रजिस्ट्रेशन के लिए मौका आता है तो तब आप उसको जो है इसका इनकार करते हैं, तो उससे पहले जो हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में जो एडमिशन्स ले रहे हैं उनके बारे में कोई उसी वक्त जो है फैसला क्यों नहीं किया गया? यहाँ पर सवाल ये भी उठता है, क्या आपने किया जब किसी से मुलाकात हुई उस वक्त ये सवाल उठाया आपने? सर हमने कईयों के सामने उठाया। मैंने मेरी काबिल एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी जो एक्स थी यहाँ पर, मैंने उनसे भी मुतालिबा किया। उन्होंने उनको एक रिप्रेजेंटेशन दिया मैंने मेरे दोस्तों के साथ, उन्होंने लेके जाकर पार्लियामेंट में उसको रखा, मतलब जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसको दिया। कुछ हुआ नहीं सर, वो मालूम नहीं वो फाइल कहाँ गई, मालूम नहीं। मैं ये सियासतदानों पे नहीं डालूंगा बिकॉज ये उनका मैटर ही नहीं है सर। जो लोग ऑफिस में बैठे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए हैं, ये उनका काम है, वो लोग करना चाहिए। सर मैं क्यों फिरूं? ये तो आपका काम है, मैं क्यों ऑफिस धक्के फिरूं? सर आप नहीं जानेंगे, 2012 में मेरा फार्मेसी कंप्लीट हुआ तो 2013 में आप जानते होंगे तेलंगाना की अलग रियासत के लिए जो एक एजाइटेशन शुरू हुआ था जी, उस वक्त हर ऑफिस बंद थी। मैं करनूल से आता था सर, 200 किलोमीटर मेरा घर है, मैं ट्रैवल करके आता था हैदराबाद को। हर महीने में 4-5 दिन मैं मेरा ट्रैवलिंग में ही जाता था हैदराबाद में। क्यों? मतलब मैं ऑफिसेस फिरता था, ऑफिसेस बंद रहते थे, मैं रुकता था, वो इतना लोड था सर, वर्कलोड, मतलब इतना टेंशन था, ताकि मुझे घर भी चलाना है सर, मतलब मेरे माँ बाप को भी देखना पड़ेगा। मैं हर चीज का मतलब इतना जहन वो हो गया था, खराब हो गया था जी। ठीक है, मैं विनय कुमार साहब, मैं आपसे माजरत के साथ आखिर में इसलिए आ रहा हूं ताकि ये जो होनहार हमारा मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है, और जो इनसे हम वाक़तन आज देखिए हम किस तरह की सूरत हाल से जूझ रहे हैं। मैं तो यूँ कहूँगा कि अगर सरहदात पर हमारे फौजी भाई सारे देश की जो है रक्षा करते हैं तो यकीनन आज वो मौका है कि आज ये जो डॉक्टर्स हैं या फिर ये जो फार्मासिस्ट हैं, ये जो मेडिकल वर्कर्स हैं, और ये जो हमारे लिए यकीनन हम कहेंगे कि ये आज हमारे लिए सिपाही बने हुए हैं। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन इस तरह का रोल अदा करता है और इनके कैरियर के साथ जो है खेला जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप तो सब कुछ करीब से देख रहे हैं, आप जो है इनके मददगार रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कहाँ पर कमी हो रही है हमसे कि हम इतने बड़ी जो है एक क्राइसिस को बनाए हुए हैं, और यकीनन एक बहुत बड़ी तादाद है जो जिनका कैरियर जो है यकीनन हम कहेंगे कि जो है तारीकी में जा चुका है, और उसका क्या होगा कोई उसका जवाब देने वाला नहीं है। सैयद साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि बहुत शुक्रिया। कुछ न्यूज चैनल है जो टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे बात होना चाहिए, और इस टाइम पे जिन्हें मेडिकल वर्कर, हेल्थ वर्कर जो है, हमारे डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, नर्सेस, सिस्टर्स हैं, सब मिलकर के कोरोना को
के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं, ये लोग कोरोना वॉरियर कहला रहे हैं जी। और आज के डेट में जब हर कोई मतलब युद्ध होता है तो हमारी सेना बिजी होती है, हमारा वो सिस्टम बिजी होता है। आज जो युद्ध चल रहा है ये हम हेल्थ वर्कर कर रहे हैं। पूरे देश में डॉक्टरों की कमी जग जाहिर है, फार्मासिस्ट की कमी जग जाहिर है। ऐसे में जैसा मैं सुन रहा था और खैर आई एम कम्प्लीटली अवेयर अबाउट दिस इंसिडेंट, काफी पहले से हम लोग काम कर रहे हैं 1 साल से इस इश्यूज पे। सबसे पहले तो मैं 2-3 बातें बता दूं कि 14 साल से ये इन बच्चों का यह मुद्दा, मतलब कि बच्चों ने जब एडमिशन लिया तो इनका इंट्रेंस है, ऐसा नहीं कि बच्चे पैसे दे करके रिश्वत दे करके ज्वाइन कर लिया कॉलेजेस, ऐसा नहीं है। इन बच्चों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है प्रॉपरली, गवर्नमेंट ने एग्जाम लिया है, गवर्नमेंट ने एग्जाम लिया है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से पढ़े हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कॉलेजेस से पढ़े हैं जी। तो इनका रजिस्ट्रेशन रुकना ही नहीं था। एग्जैक्टली इनका रजिस्ट्रेशन जो 14 साल बच्चे बता रहे हैं 2007 से लेकर अभी तक 13-14 साल, ये 13-14 साल बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। 14 साल सैयद साहब, आप अगर इसको मैं बोलूं कि 14 साल में तो राम जी का वनवास वापस हो गया था। बिल्कुल 14 साल तो उम्र कैद की सजा हो जाती है। बिल्कुल। इन बच्चों को, हमारे बच्चों ने ऐसी कौन सी गलती की जिसके लिए 14 साल का सजा इन्होंने भुगता। 14 साल तक इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, यानी कि ये अपना काम को शुरू ही नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। एक जो युवा भारत है हमारा, एक युवा भारत का 14 साल बर्बाद इस सिस्टम ने किया है। तो सबसे पहले तो मैं तो इसको पूरी तरह से सिस्टम फेल्योर बोलूंगा। और आज से नहीं, 14 साल से मतलब कि ये पूरा का पूरा फेल ही चला जा रहा था। ये बच्चे मेरे पास आए थे लास्ट ईयर, जब इनका इशू आया था मेरे पास। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ और स्पेशली मैं पिछले 10-12 साल से फार्मा सेक्टर में करप्शन के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। तो आई हैव माय एक्सपीरियंस, मेरा अपना अनुभव था। एंड रेशमा बेगम ने मुझसे संपर्क किया था और इन्होंने ये सारा बात बताया था। तब मैंने वो पूरी वर्कआउट किया। मैंने बोला नॉट एन इशू, ये तो कोई इशू ही नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन तो फर्स्ट डे में हो जाना चाहिए था। इनफैक्ट आंध्रा में हो जाना चाहिए था, तेलंगाना में ही होना चाहिए, दिल्ली का तो इशू ही नहीं है आपको। तो आपके तो इन्होंने अपने स्टेट के इशू किए, यहाँ तक कि ये बच्चे हाईकोर्ट चले जाते हैं। अब बात को देखिएगा कि ये बच्चे केवल एक ऑफिस के जो जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, आप आंध्र प्रदेश की बात कर लो, तेलंगाना की बात कर लो, दोनों ही स्टेट में अपनी अपनी काउंसिल है इनकी। यहाँ पे तो हेड ऑफिस है, इनका मुख्यालय है, इनको रेगुलेट कर रहा है, बट इनको दिल्ली तक तो पहुंचने ही नहीं थी। और मान लो कि चलो ठीक है, सैयद साहब पेपर वर्क होता है, कागजी कार्रवाई, सरकारी कागज तामझाम उलझे रहते हैं, वो सब मानते हैं जी। तो उसके बाद भी बच्चे हमारे सब कुछ क्वालिफाइड होते हुए भी सारा क्राइटेरिया फुल करके पढ़ाई करते हैं, एग्जाम करते हैं, निकल करके आते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है भाई? तो इन्होंने वो वोकेशनल किया था। अगर इन्होंने वोकेशनल से कोर्स किया तो आपने एडमिशन कैसे ले लिया? गवर्नमेंट ने एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई किया। एंड इनफैक्ट रेशमा, आई एम सो प्राउड ऑफ माय बॉयज की दे आर डॉक्टर्स। PharmD की हुई है लड़की, दे आर डॉक्टर्स। अगर वो काम करती तो अभी इसको एम्स में होना चाहिए था। दिल्ली में हमारे डॉक्टरों की यहाँ इतनी कमी हो गई है, मुंबई में डॉक्टर बुलाए जा रहे हैं और हमारे बच्चे यहाँ टीवी में बेचारे बैठ करके अपने रजिस्ट्रेशन के लिए परेशान हो रहे हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। तो रेशमा को बताया हमने, रेशमा ने बताया, इरफान ने बताया, नदीम ने बताया, उन्होंने हाईकोर्ट गया, इनफैक्ट वो हाईकोर्ट भी जीत गए। मतलब गवर्नमेंट कोई तो छोड़ दीजिए, वो काम नहीं करते, निकम्मे हैं, कुछ भी बोल लो इनको। बट हाईकोर्ट का ऑर्डर जब ये लेके आए उसके बाद भी इनका तेलंगाना काउंसिल में और एपी काउंसिल में, स्टेट फार्मेसी काउंसिल जहाँ रजिस्ट्रेशन, उन्होंने इनकार कर दिया। तो जाकर के मुझे ये मैटर समझ में नहीं आया, व्हाई सो। फिर मैंने इनको दिल्ली बुलाया, कि दिल्ली बुला के इनको हेड ऑफिस है, हमने कम्युनिकेट करने के लिए भेजा। रेशमा एंड उनकी टीम गई वहां पे, मैं भी था उनके साथ में। यू कैन सी कि यहाँ भी बहुत तरह की प्रॉब्लम हुई। बट मेरा क्वेश्चन इतना था कि ये 14 साल जो बच्चों ने सफर किया, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? PCI लेगी, स्टेट काउंसिल लेगी, स्टेट गवर्नमेंट लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। तो औरों की तरह यहाँ जो दिल्ली के काउंसिल था, इन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि हम अपने रेगुलेशन के हिसाब से जी। इनका जो रेगुलेशन में था कि ये अपने रेगुलेशन के हिसाब से चलते हैं। आंध्रा वालों ने क्या किया, तेलंगाना वालों ने क्या किया, मुझे नहीं मालूम। बट एट द सेम टाइम रेशमा एंड वी डिस्कस के केरला हैज डन। मैंने एक पॉइंट नोटिस किया कि केरला को इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया इसी कंडीशन पे, इसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो तेलंगाना में भी दो, तो आंध्रा में भी दो। बट उन्होंने उस समय कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट किया। एंड सैयद साहब मैं बताऊं कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दरअसल। अच्छा। दरअसल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम जो है हमारे जो सरकारी कामकाज का तरीका, चाहे कोई भी सरकार यहाँ आए होते हैं,
हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर है, हम लोग इनको रेगुलेटर बोलते हैं, हमारी जो संस्था है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली में हो, स्टेट काउंसिल हो, ये आर रेगुलेटिंग फार्मेसी, उनका काम रेगुलेट करना है, वो ऑफिसर्स को काम करना है। और मेरा पुराना एक्सपीरियंस रहा है कि और गवर्नमेंट पीपल डजंट वर्क, उनको हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनका कैरियर बर्बाद हो रहा है, उनको उससे कोई लेना नहीं है। एक्चुअली द पीपल डजंट वर्क, ये काम ही नहीं करते हैं। इंटरेस्टिंग चीज आप देखिए कि बच्चों ने जो सफर किया है 14 साल पूरा, हाईकोर्ट का ऑर्डर लेने के बाद भी, जब हमारा डिस्कशन हो रहा था फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया में, तो हम लोगों ने बोला कि डिस्कशन की तो बात ही नहीं है, तो हाईकोर्ट का ऑर्डर है जी सैयद साहब। हमने उनको हाईकोर्ट का ऑर्डर दिखाया, रेशमा ने हाईकोर्ट का ऑर्डर दिया, बोला वी डोंट, हम लोग हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। व्हाट डू यू मीन हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते हो? अफसोस की बात, ये हमारे ऑफिस के सिपाही है, हमारे ये ऑफिस के सरकारी कर्मचारी, ये बोल रहे हैं हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। अरे भाई हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मानोगे आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानोगे, मतलब तो हम क्या माने कि ये जो बॉडी है हमारी, ये रेगुलेटरी बॉडी इंडिया की ही रेगुलेटरी बॉडी है। हाईकोर्ट का ऑर्डर तो भाई साहब हमारे जो प्रधान सेवक जी है, मोदी जी है, उनको मानना होता है। बिल्कुल, तो ये उनसे भी बड़े अपने आप को हो रहे हैं। तो आई क्लियरली सेड, अगर मैं क्लियरली बोलूं तो ये सरकारी कर्मचारी और सरकारी हमारे जो रेगुलेटरी ऑफिसर्स हैं, इनकी बदमाशी है, खुला बदमाशी है, निकम्मे हैं पूरे के पूरे। तब हमारा लॉन्ग टाइम डिस्कशन हुआ इनके साथ, एंड यू वोंट बिलीव रेशमा के साथ यहाँ दिल्ली मुख्यालय में कोई धक्का मुक्की भी की गई यहाँ पे। जब हमारे स्टूडेंट है वो हमारे रेगुलेटर से बात करने आते हैं, भाई जनता है, जनता अपने अधिकारियों से बात करने आती है, वो बात कर रहे हैं, तो रेशमा के साथ धक्का मुक्की की गई वहाँ पे कि हम आप लोग तेलंगाना से आए हो, आप लोग जाओ यहाँ से, ये दिल्ली का इशू नहीं है, तेलंगाना आप वहाँ जाओ, सिंपली के यू गो देयर। तो फिर मैंने आई टेक द हेल्प ऑफ दिल्ली पुलिस, थैंक्स टू दिल्ली पुलिस, हमने वहाँ दिल्ली पुलिस बुलाया और इन द प्रेजेंस ऑफ दिल्ली पुलिस वो बात हुई। हमारा जो डेलीगेशन था बच्चों का, ये डेलीगेशन लेकर के आप समझो कि ये नॉर्मली ये बात नहीं करते, ये सरकारी अधिकारी अपने घमंड में रहते हैं, अपने कुर्सी के पावर के नीचे हैं। लेकिन वही जब दिल्ली पुलिस के सुपरविजन में हम लोगों ने टॉक किया, वहाँ एक छोटा सा हम लोगों ने एजिटेशन परफॉर्म किया, तब उन्होंने बात सुनी। कब? जब दिल्ली पुलिस का दबाव आया, दिल्ली पुलिस के प्रेजेंस में सारी बात हुई, सारा डॉक्यूमेंटेशन किया। और आई एम हैप्पी टुडे कि उस दबाव का नतीजा था, हम लोगों ने थोड़ा इफर्ट ला, हम लोगों ने थोड़ा एसोसिएशन की तरफ से प्रेशर डाला, रिजल्ट तेलंगाना में दिखा। आई सपोज कि तेलंगाना के बच्चों का हमारा रजिस्ट्रेशन हो गया, बट सिमिलरली ये प्रॉब्लम तेलंगाना में प्रेशर डाला हमने, हो गया। नहीं प्रेशर डालते तो ये बच्चे अगले 14 साल तक ऐसे ही रहता है। ठीक है, अभी मैं रेशमा, चूंकि वक्त हमारे पास कम रह गया, मैं चाहूंगा कि एक तो अभी जो वन टाइम नोटिफिकेशन या फिर जो भी ऑर्डर आया हो उससे कितनों को फायदा होगा, और फिर साथ ही साथ मैं बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में, चूंकि वक्त हमारे पास कम है, आप सभी से अलग अलग, चूंकि हर किसी के नज़रियात अलग अलग हैं और जो हालात से गुजरे हैं वो सब अलग-अलग हैं, ये और बात है कि लड़ाई एक ही रही। मैं आपसे रेशमा चाहूँगा कि क्या मुतालिबा है और अब भी किस तरह की नाइंसाफ़ी कैसे हो रही है और इसका सद्देबाब क्या हो सकता है, क्या आप कहेंगी? जी सर जी, अब बस यही है, सबसे पहले फायदा कितनों को हुआ? अभी जो आपने जो कुछ लड़ाई लड़ी और अभी जो ऑर्डर आया है सेंटर से, अगर हम कहें तो उससे तेलंगाना में कितनों को फायदा होगा, और अब आने वाले जो स्टूडेंट्स अभी तालीम हासिल करना चाहते हैं उनको आपका क्या मशवरा होगा और हुकूमत से क्या मुतालिबा है? जी सर जी, अब जितने साल हम लोग गुजारे हैं इस स्ट्रगल में, हमको उसका कंपनसेशन चाहिए, या फिर हमको एक स्टेट पीसीआई काउंसिल में, या फिर वो तेलंगाना हो या फिर आंध्रा हो, जैसा कि वहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, उस तरह से हमको एक पोजीशन मिलनी चाहिए ताकि हम आने वाला मुस्तकबिल संवार सके। जो हमारे साथ गुजर चुके हैं वो आने वाले बच्चों के साथ ना गुजरे, क्योंकि ऐसे कई वोकेशनल बच्चे हैं जिसकी मैं टीचर रह चुकी हूँ वोकेशनल स्टूडेंट्स की। तो ऐसे बच्चे इतने ख्वाब लेके रोज कॉलेज आते हैं, रोज सपने लेके आते हैं, और ऐसे मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे क्वेश्चन करते थे, मैम 10+2 वोकेशनल पढ़ने के बाद ब्रिज कोर्स कर लिए तो हम फार्मेसी करके हमारे माँ बाप के लिए कुछ तो करेंगे मेडिकल शॉप डाल के, क्योंकि एक व्हाइट कॉलर जॉब कहा जाता है। तो वो बच्चों का रजिस्ट्रेशन भी रोक दिया जाएगा। तो मैं उनको हर बार यही गाइड करती हूँ कि जब तक हमारा स्टेट जाके अप्रूवल ना ले ले, फ्यूचर कोर्स फार्मेसी कभी भी एडमिशन ना लो, ना ही उसके लिए फ्यूचर प्रोफेशन के लिए उसको चूज करो, क्योंकि जब प्रोफेशन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, तो वो प्रोफेशन का क्या फायदा? एग्जैक्टली। इससे बेहतर है कि आप लोग अपने पैरामेडिकल के दूसरे कोर्सेज में जा सकते हैं, या कि बीएससी एमएलटी या फिर बीएससी नर्सिंग, बीपीटी,
all that courses, other courses you can go ahead. Thank you. जी ठीक है, मैं आपसे अस्मा आपसे जानना चाहूंगा आपका क्या मुतालिबा है और क्या आप जो नए जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरह से अभी रेशमा ने कहा, आप उनसे क्या कहना चाहेंगी, हुकूमत से क्या कहना चाहेंगी? जी जी सर, मैं मेरी फ्रेंड डॉक्टर रेशमा से बिल्कुल सहमत हूँ और ये बिल्कुल जो भी कह रही है बिल्कुल सही। जो मेरा मंतबा है वही है कि जो भी आने वाले न्यू स्टूडेंट्स है ताकि उनका फ्यूचर खराब ना हो, कोई उन लोग ने ऐसा ना सोचे कि उन लोग ने कोई गलत स्टेप ले लिया है। ठीक है, तो ये एक गवर्नमेंट की तरफ से एक डिक्लेरेशन होना चाहिए कि ताकि ये स्टूडेंट्स भी एलिजिबल है सबके लिए, ताकि कोई उन लोग के लिए अलग पार्टी मतलब एक अलग पार्टिसिपेशन नहीं रहना चाहिए कि उन लोग ये अलग ग्रुप है ये अलग ग्रुप है, ये एक डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। तो वी आर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमें सब ऑल आर इक्वल शुड बी देयर, तो हमें ऐसा डिवाइड नहीं करना चाहिए। ये मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो मेरे ऊपर बीती है, मैंने सिर्फ और सिर्फ लाइसेंस के लिए और शॉप्स ओपन करने के लिए, सोशल सर्विस करने के लिए, एक हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सर्वेंट बनने के लिए जितना मैंने कोशिश किया है वो सब नाकाम रही, जस्ट बिकॉज ऑफ लाइसेंस नहीं रहने की वजह से। वाई? बिकॉज जहाँ पर भी हम कहीं भी हम जाते हैं जॉब के लिए या कहीं एप्लीकेबल के लिए, इवन गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में भी दिया गया है कि विथ लाइसेंस। अगर फार्मासिस्ट पोस्ट होता है गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो वहां पर भी नीचे इंडिकेशन दिया जाता है कि विथ लाइसेंस। वो लोग बताते हैं कि विथ लाइसेंस, विथ रजिस्ट्रेशन। तो हम कहाँ से लाए? इतने साल पढ़ के भी हमें ये गवर्नमेंट के तेलंगाना के नेटिव होते हुए भी, इवन नॉट ओनली के तेलंगाना, हर स्टेट के स्टूडेंट्स जो भी ये कर रहे हैं ताकि उन लोगों को आगे ये प्रॉब्लम फेस ना हो सके। ये मेरी एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है और एक ऑथराइज जो भी स्पेशलाइज्ड बॉडी है इसके, जो भी ऑल आर इंक्लूडिंग ऑल द फ्रॉम इंटरमीडिएट टू द पीजी, जो भी बॉडीज जो भी इंक्लूड होते हैं इन सब में, दे हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, ताकि आगे फ्यूचर स्टूडेंट्स का एक नया फ्यूचर बन सके। ताकि वो भी अभी इस समय आप देख सकते हो जो ये पेंडेमिक चल रहा है क्राइसिस, इसमें कितने सारे लोग फार्मासिस्ट, इवन फार्मासिस्ट कैन आल्सो हेल्प टू द पेशेंट। अभी अगर कोई नहीं रहा तो वी कैन असिस्ट टू डॉक्टर। अभी इस सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि कितनी कमी हो रही है। ताकि यहाँ यही देख लीजिए गांधी हॉस्पिटल में पेशेंट आर फेसिंग भी अगर आएगा तो सोचिए हमारे स्टेट के लिए कितना फायदा होगा। ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि स्टूडेंट को स्टूडेंट की तरह ना देखे, एक आगे उन लोग का एक फ्यूचर ब्राइट बना सके, ताकि वो अपने स्टेट के लिए, एक अपने कंट्री के लिए, एक अपने फैमिली के लिए काम आ सके। तो मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारा फ्यूचर स्पॉइल हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट रजिस्टरिंग, तो मैं गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरा तो कंपेंसेशन, यानी कि हर जो भी स्टूडेंट फेस किया गया है उन सब के लिए कंपेंसेशन पे करना जरूरी मैं समझती हूँ और ये होना ही चाहिए सर। यकीनन ये हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दिया जाता है। मैं केसीआर सरकार से भी कहूँगा कि देखिए आप कितनी मशक्क़तें, कितनी मुसीबतें, क्या कुछ इन्हें झेलना नहीं पड़ा और आज भी जो है वो मुतालबा कर रहे हैं, तो इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए। मैं इरफान अंसारी साहब आपसे जानना चाहूँगा इख्तिसारन, उसके बाद फिर मैं, चूँकि वक्त हमारे पास कम रह गया, आपका क्या मुतालबा है, क्या कहना चाहेंगे आप दोनों सरकारों से या फिर दीगर मकामात के हवाले से? जी अभी जो मेरे काबिल दोस्तों ने जिक्र किया है इसके बारे में, रेशमा और अस्मा, मैं एकदम उनसे मुत्तफिक हूँ उनके बात से। और मैं भी ये डिमांड करना चाह रहा हूँ, जो भी हम लोग स्ट्रगल से गुजरे हैं, जैसा कि मेरे पेरेंट्स के हार्ड अर्निंग जो भी थे, मैं वो उन लोगों का मतलब जो सेविंग उन लोग अपने फ्यूचर के लिए कर रखे थे वो मेरे ऊपर स्पेंड करके अभी तक भी मैं ऐसा व्हाइट कॉलर जॉब एज फार्मासिस्ट करना चाह रहा था मेरे को। फिर उसकी वजह से मैं आज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब कर रहा हूँ। बहुत सारा स्ट्रगल, बहुत सारा फेस जो भी मैं फेस किया हूँ, उसके हवाले से मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वी स्ट्रांगली डिमांड फॉर कंपनसेशन एंड गवर्नमेंट जॉब इन आवर स्टेट तेलंगाना बॉडी। जी ठीक। मुख्तसर तौर पे मैं अपने इसको यहाँ पर क्लोज करता हूँ और वी स्ट्रांगली डिमांड फॉर कंपनसेशन एंड गवर्नमेंट जॉब इन स्टेट तेलंगाना फार्मेसी काउंसिल। ठीक है। मैं नदीम साहब आपसे जानना चाहूंगा, आप क्या कहना चाहेंगे आपके हवाले से, और फिर साथ ही साथ जो
नए तौर पर, मतलब जो फिर से एक मरतबा जो है ये ख्वाब देख रहे हैं, ये वो ब्रिज कोर्स किए हुए हैं या वोकेशनल कोर्स किए हुए हैं और फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो उनको भी क्या कहना चाहेंगे और हुकूमतों से भी आपका क्या मुतालिबा होगा, क्या कहेंगे आप? जी सर, पहले मेरा मुतालिबा तो अच्छा, यहाँ पर एक चीज ये भी है, एनएमसी बिल के हवाले से भी जो जरूर जो है हुकूमत की जानिब से इस तमाम मामले में कहा जाता है, तो उस हवाले से भी अगर आप कुछ कहना चाहें तो। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। सर बताने ही वाला था, क्योंकि ये ब्रिज कोर्स एक ऐसा कोर्स डिजाइन हुआ था सर, ब्रिज कोर्स करने वाले एमसेट लिखकर मेडिसिन सीट ऑप्ट किए हैं, एमबीबीएस किए हैं, एग्रीकल्चर किए हैं, जो कोर्सेज एमसेट में वो किए हैं, डेंटल किए हैं, सारों को रजिस्ट्रेशन मिल चुका है और सारे अपने लाइफ में वेल सेटल हैं, वो सर्विस कर रहे हैं सर देश की। फार्मेसी में क्यों ऐसा हमको 14 साल से रुका के रखे हैं? तो पहला मुतालिबा मेरा हुकूमत से ये है कि आप पहले अप्रूवल दीजिए, परमानेंट अप्रूवल, 1 साल का या 1 टाइम का हमें नहीं चलेगा। सारे बच्चों को मुस्तकबिल में भी उनको जो वोकेशनल विद ब्रिज कोर्स करेंगे उनको ये एडमिशन मिलना चाहिए और इसमें उनको अप्रूवल भी मिलना चाहिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन भी मिलना चाहिए। पहला मुतालिबा। जो बच्चे लोग, दूसरा मुतालिबा, जो बच्चे लोगों जिनका फ्यूचर उन्होंने खराब किया है, जिनका जो पिछले 14 साल से 15 साल से जो लोग बच्चे तकलीफ उठाए हैं, उनको आप क्या कंपेंसेशन देंगे, आप क्या मुआवजा दोगे? उनकी जिंदगी में कुछ खुशहाली लाइए, कुछ जॉब दीजिए या कुछ उनका जो है अच्छा वो कीजिए, तो वो मुतालिबा है सर। तीसरा, ये जो काउंसिल लोग हैं इनको काम करना सिखाइए। ये हमारे पब्लिक सर्वेंट सर, हमारी किताबों में मिलता है, ये पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ये राजा नहीं है। जब पब्लिक इनके पास जाती है तो ये ऐसा बिहेव करते हैं कि राजा है। राजा तो पब्लिक खुद है, डेमोक्रेसी। राजा खुद अपने आइन से हम लोग जो है चलते हैं, अपने आइन में हमारे जो हुकूक दिए हैं हम उसको उसका मुतालिबा करते हैं। मगर ये लोग हुक्मरान बनकर हम पर कहते हैं कि जैसे हमारे विनय सर ने बताया अभी, दिल्ली में हमें ऐसा सर आप नहीं जानते, उस वक्त भी हमारा जो सुबह से लेकर सुबह 1 बजे, दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक हमारा जो मरहला गुजरा है सर, वो हम जानते हैं वो कितना तकलीफ वाला था। हम यहाँ से 1500 किलोमीटर का सफर तय करके गए सर, और हमें ये कहा जाता है कि आप ऑफिस में एंट्री। तो हम ये मुतालिबा करते हैं कि काउंसिल्स को भी आप काम करना सिखाइए, वरना काउंसिल्स को डिसॉल्व कीजिए। जैसा नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल मेडिकल कमीशन दिया है, तो वैसा कमीशन दीजिए, काउंसिल्स को डिसॉल्व कीजिए। अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो डिसॉल्व कीजिए। ठीक है विनय साहब जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे? नदीम, आप और कुछ कह रहे थे? नदीम की बातों को आगे बढ़ा दूं आपके। जी विनय साहब, बिल्कुल आपके जो है मुतालिबात जो कुछ आप रहेंगे वो बड़े बुनियादी रहेंगे, चूंकि आप जिस तरह से देख रहे हैं, आप दिल्ली से लेकर सारे देश की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हम तेलंगाना, आंध्रा ही नहीं बल्कि दीगर स्टेट्स में भी किस तरह की सूरत हाल है हम जानते नहीं हैं। चूंकि ये सूरत हाल हो गई है, अब इस तरह के मसाइल को कौन उठाएगा और हुकूमत इसको कैसे हल करेगी, ये बड़ी सोचने वाली बात है। तो आप जैसे जहदकारों को यकीनन आगे आना चाहिए और मैं यकीनन आपकी सताइश करता हूँ, वाकई जो आपने काम किया है और इसकी मजीद शायद ज़रूरत है आज। तो क्या आप हुकूमतों से कहना चाहेंगे? जी मैं यहाँ 2 पॉइंट ऐड कर लूँ। पहले मैं नदीम की वो बात को आगे बढ़ा दूं कि जैसा नदीम ने कहा ना कि हमारे यहाँ जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया हुआ था, हुआ करती, उसमें भी हमारा ये जो मेडिकल सेक्टर है ना, आज से की बात नहीं है, शुरू से ही करप्शन का शिकार रहा है। मेडिकल एजुकेशन हो, फार्मेसी एजुकेशन हो या नर्सिंग एजुकेशन। अभी करंट गवर्नमेंट ने क्या किया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को डिसॉल्व कर दिया और उसको जगह एनएमसी ला दिया, जिसके एनएमसी बिल की बात कर रहे हैं आप, वो बिल्कुल सही किया उन्होंने। तो हमारा ये कहना है, पीसीआई को क्यों छोड़ दिया हमारे लिए? इनका जो पीसीआई को, इनको भी डिसॉल्व कर देना चाहिए था। इन्होंने जो स्टेट में बॉडी है हमारी, जैसे तेलंगाना, हैदराबाद की बात कर रहे हैं हम लोग, एपी की बात कर रहे हैं, ये दोनों स्टेट में अलग अलग स्टेट एजेंसियां हैं। एंड आई एम टेलिंग यू वेरी बेवाकी से, मैं बड़ी बेवाकी से बोलूं कि ये दोनों की दोनों एजेंसियां ना, ये काम ही नहीं करते। द पीपल डजंट वर्क। पुराने डर्रा बना हुआ, सरकारी नौकरी मिली हुई है, बैठ कर कुर्सियां तोड़ रहे हैं ये लोग। हाईकोर्ट का ऑर्डर नहीं मान रहे हैं। अभी हाईकोर्ट का ऑर्डर हमने बच्चों ने ला दिया, हमने यहाँ से दिल्ली से परमिशन दिला दी उनको, उसके बावजूद भी इन्होंने समहाउ दबाव में, कंप्लीटली से कि अगर दबाव में दिया होता तो 14 साल से बच्चे हमारे परेशान हो रहे थे। इन्होंने 1 साल के अंदर एटलीस्ट तेलंगाना का, उन्होंने मुझे रेस्पॉन्ड ने बताया कि तेलंगाना का शुरू किया, बट व्हाई नॉट एपी? अब एपी के लिए हमें क्या
सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लाना पड़ेगा या फिर हमें लेटर दिलाना पड़ेगा? बेकार बात है, बकवास। आई स्ट्रांगली डिमांड कि सबसे पहले तो जितने भी पेंडिंग रजिस्ट्रेशन है उनको इमीडिएटली वो एक टाइम बाउंड हफ्ते 10 दिन के अंदर क्लियर करे सारे रजिस्ट्रेशन थे बच्चों का। जैसा कि मैं बच्चों को देख रहा था, ये बच्ची हमारी बोल रही है कि वो सुसाइडल टेंडेंसी हो रहा है, स्टूडेंट है, बच्चे हैं हमारे। मैं बच्चों को कहना हिम्मत हारने वाली बात नहीं है, आप सभी का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन तो इनको देना ही पड़ेगा। ये प्यार से दे दे, आराम से दे दे, डॉक्यूमेंटेशन करवा ले, सर बुलवा ले हमसे, वो करेंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ दिल्ली से परमिशन जब मिल गई है, हाईकोर्ट का ऑर्डर है, तो एपी काउंसिल डजंट हैव एनी राइट टू स्टॉप द रजिस्ट्रेशन, उनको इमीडिएटली देना पड़ेगा। साथ में मैं एक और लाइन जोड़ दूं कि बच्चों का 14 साल खराब हुआ, आई एम वेरी मच सीरियस अबाउट इट। मेरे बच्चों का 14 साल खराब हुआ है तो वो 14 साल का कंपनसेशन गवर्नमेंट दे, वो आंध्रा की गवर्नमेंट दे, तेलंगाना की गवर्नमेंट दे, जिनकी ये एजेंसियां स्टेट गवर्नमेंट की एजेंसियां है। ये जो काउंसिल है ये पीसीआई की आधी है, आधी स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो आधा कंपनसेशन हमारा तय कर दे कि सेंट्रल काउंसिल देंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट देंगे। कंपनसेशन तो चाहिए ही चाहिए। एक स्टूडेंट का 1 साल बर्बाद हो जाए तो गार्जियन, हम माता पिता कितने परेशान होते हैं। बच्चों का 14 साल खराब हो गया और किसी को कुछ पता ही नहीं। मेरे पास तो ये मसला हाल फिलहाल आया है जिसको हम लोगों ने रिजॉल्व करने की कोशिश की, समहाउ हम सक्सेस रहे, बट आंध्र प्रदेश काउंसिल को लेकर आई एम वेरी एंग्री, मैं बहुत नाराज हूँ उनसे। इमीडिएटली करें और कंपनसेशन तो उनको कोशिश करना ही पड़ेगा। दूसरी ये जो एनएमसी की बात आ रही है, हाँ हम लोगों ने ये बात गवर्नमेंट को रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट को, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, और ये जितने इन्होंने ऑफिसेस खोल रखे हैं, दरअसल ये ऑफिसेस नहीं, करप्शन का अड्डा खोल रखे हैं इन्होंने। बच्चों को परेशान करते हैं, रिश्वत लेते हैं, और जिनको पेपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं उनको ये लोग बड़े आराम से रजिस्ट्रेशन दे देते हैं। हर स्टेट काउंसिल का यही हाल है। तो आई डिमांड कि सब कुछ ये डिसॉल्व करे गवर्नमेंट, इसको भी डिसॉल्व करके एक अलग से नई बॉडी बनाई जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ, इसी तवक्का के साथ जो कुछ हमारी कोशिश और इन सब स्ट्रगल करने वालों की कोशिश, एक हमने कोशिश यही की कि जो मसला है वो सामने आए। चूँकि आज हमारा सिस्टम कुछ यूँ हो गया है कि जो नॉन इश्यूज़ हैं उन पर हम ज़रूर बात करते हैं, लेकिन जो इश्यूज़ हैं उन पर हम बात नहीं करना चाहते। तो हमारी ये कोशिश रही। अब आंध्र प्रदेश की हुकूमत, आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला जो अवाम की बात करते हैं, या फिर तेलंगाना के वज़ीर आला जो अवाम की बात करते हैं, या फिर दीगर स्टेट्स में भी अगर इसी तरह की सूरत हाल है, तो इन सब को चाहिए कि वो ज़रूर देखें कि ये किस तरह का मामला हम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में जो हमारा मुस्तकबिल है वो आज हम ज़रूर उसको जो है ख़राब कर रहे हैं, उसको तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं। तो बहरकैफ जो कुछ मुतालबात किए गए हैं इस जानिब तवज्जो दी जाएगी, और इन मुतालबात की तरफ जो है वाक़तन इनको किस तरह से, इस मसले को किस तरह से हल किया जाए, और जिन्होंने अपने कैरियर के कीमती वक्त को गंवाया है उनकी किस तरह से जो है वाक़तन, अगर वाकई हुकूमतें अगर कहती हैं कि वो अवाम का दर्द रखती हैं, वो अवाम के लिए हैं, तो ज़रूर इस जानिब तवज्जो दी जाएगी। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सैयद बाकर को पूरी 4 TV न्यूज़ की टीम के साथ दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।